I love the way you look in the morning, sunlight hitting you just right. आज का जो टॉपिक मैं पढ़ रही हूँ वो है बहुकक्षा और बहुस्तरीय स्थिति। तो इसके अंदर जो मेरे नोट्स के अलावा जो ऑनलाइन इसमें दे रखा है, तो इसमें देखो इस प्रकार से दे रखा है कि शिक्षक शामपट होगा, ऊपर फिर शिक्षक होगा। और अगर बहुकक्षा मतलब एक ही रूम के अंदर आप 3 कक्षाएं अलग अलग तरीके से पढ़ा रहे हो, जैसे तो फर्स्ट कक्षा, सेकंड और थर्ड क्लास, आप फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास को इस तरीके से चित्र द्वारा इसमें बताया गया है। और ये देखो इस तरीके से भी आप पढ़ा सकते हैं कि शिक्षक होगा, श्यामपट्ट दोनों का अलग अलग हो सकता है, या यहाँ पर एक ही श्यामपट्ट का प्रयोग किया गया है जो एक दे रखा है यहाँ पर, फिर बालकों को अलग अलग कर दिया गया। इसमें श्यामपट्ट अलग कक्षा के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं कि फर्स्ट का श्यामपट्ट ये होगा और सेकंड क्लास का यहाँ होगा और शिक्षक होगा और बीच में बैठेगा और विद्यार्थी इधर बैठ जाएंगे इस हिसाब से। और इसके अंदर बुक के अंदर जो ये चैप्टर दे रखा है ये ज़्यादा बड़ा नहीं है। बहुकक्षा आप लोगों को पता है, बहुकक्षा और बहुस्तरीय वो होता है कि एक ही क्लास में बहुत सारे बच्चों को बिठा देते हैं। पहले ऐसा करते थे और आज भी अभी अगर स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं तो ऐसा ही होता है। अगर कोई टीचर मिसिंग होता है, नहीं आता है, तो 2 क्लासों को मर्ज कर दिया जाता है, तो उसे ही बहुकक्षा बोलते हैं। तो उसमें क्या क्या समस्या आती है वही बता रखा है कि बहुकक्षा की स्थिति में समस्याएं क्या है, बहुकक्षा शिक्षा के प्रबंधन के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, और बहुकक्षा शिक्षण के लिए समय अनुसूची किस प्रकार होनी चाहिए, शिक्षा मॉनिटर ये अभी तक माई नहीं हुई इसके अंदर। और बहुकक्षा शिक्षण स्थितियों में अंतर कैसे, एक तो कक्षा होती है, एक मल्टीपल क्लासें लगती है, उसमें क्या है स्थिति के मुद्दे और प्रबंधन रणनीति हो गई। बस इतने में इसमें चैप्टर ख़त्म हो जाता है। चलिए अभी मेरे नोट्स में बहुत सारा देखो ये बाकी है, अभी मैं यहीं पर हूँ। और इसके बाद में ये देखो आगे और भी बता रखा है। 1 मिनट मैं इसको जूम करती हूँ। कक्षा में इस प्रकार बैठने की व्यवस्था बता रखी है, आप इस प्रकार बैठा सकते हो। फिर इस प्रकार भी है कि यहाँ कक्षा सेकंड आ गई, ये श्यामपट्ट आ जाता है, कक्षा सेकंड फर्स्ट आ जाती है और ये आ जाती है। तो 2-3 तरीके से आप कक्षा में को अरेंज कर सकते हैं और जो आपके सबसे बेस्ट हो वो आप चुन सकते हो उसमें से। ये श्यामपट्ट हम ज़्यादातर यही करते हैं इस तरीके से लाइन से, आपने देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा। ओके, मैं इसको कंटिन्यू करके कंप्लीट करती हूँ फटाफट। और यह है थोड़ा बहुत, यह भी बहुत सारा यहाँ पे बहुस्तरीय स्थिति, हाँ यहाँ तक ये थोड़ा है, अभी मेरे को कंप्लीट करना है, इसको मैं कंप्लीट करती हूँ, उसके बाद में और बातें करते हैं आपसे। ओके, साइकोलॉजी के अंदर अब शुरू हो रही है हमारी विकास की अवस्था और सिद्धांत। ये क्वेश्चन है जो अभी करने हैं मुझे, बहुत सारे क्वेश्चन। चलो शुरू करते हैं यहाँ से। और आज मैंने बिल्कुल भी टाइमर नहीं लगाया, मैंने एक ही सब्जेक्ट पढ़ा है, मैंने टाइमर नहीं लगाया और मैं लगाने वाली भी नहीं हूँ, बिना टाइमर के पढ़ेंगे आज। रीट पात्रता के लिए मैंने हिंदी कहाँ से पढ़ी वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो देखो मेरी हिंदी, मैंने इन 2 बुकों का सहारा लिया था। हिंदी व्याकरण की बात कर रही हूँ, सिर्फ जो 15 नंबर की हमारी आती है वो, उसके लिए मैंने इन 2 बुकों को पढ़ा था। एक तो ये जो अभी हो सकता है इसका कवर चेंज हो चुका है, कुछ अपडेट भी हो चुकी होगी क्योंकि मेरी बहुत पुरानी है, और ये आप पहले पढ़ लेते हैं तो अच्छी बात है क्योंकि ये बहुत ईजी वे में भी है
और वैसे हिंदी सबको मुझे पता है आसानी लगती है, पर इसको पढ़ लेते हैं तो अच्छा है। और इसको पढ़ने के बाद, पूरा कवर करने के बाद, अगर आप चाहते हैं कुछ और एक्स्ट्रा नॉलेज लेने के लिए और बेहतर अपनी तैयारी को करने के लिए, तो आप कुछ अदर बुक भी ले सकते हैं। देखो मेरे पास में ये थी जो 2nd ग्रेड के लिए हिंदी की बुक थी, तो मैंने और कोई बुक नहीं मंगवाई और मैंने अपनी व्याकरण है वो इसी से कंप्लीट की है, ठीक है। और इसके अंदर देखो अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो डली हुई है, जिस तरीके से मैं याद करती थी इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं। आपको जो आता है वो याद रख सकते हैं और जो नहीं आता उसको इस तरीके से नोट डाउन करके भी रख सकते हैं। और आप घूमते वक्त या कहीं और भी लेटे हुए कुछ थोड़ा पढ़ना चाहते हैं, पूरी किताब को, इस वजन को नहीं उठाना चाहते हैं मेरी तरह, मैं यही सोचती थी। बुक जब मैं यहाँ बैठ कर पढ़ती थी टेबल पर तभी मैं बुक लेती थी, अदरवाइज़ मेरा कभी मूड होता था दोपहर के अंदर 15-20 मिनट के लिए धूप में सर्दियों के अंदर वॉक करते वक्त, तो मैं ये ले लेती थी, तो थोड़ी वॉक भी हो जाती थी, धूप भी लग जाती थी और याद भी हो जाता था। तो इस तरीके से आप नोट डाउन कर सकते हैं। देखो कुछ ये टॉपिक है वो रटने जैसा ही है जो आप रट सकते हैं, तो उनको इस तरीके से आप नोट डाउन करके भी कर सकते हैं। और भी पेजेस थे जो हो सकता है मैंने इससे कहीं और ट्रांसफ़र कर दिए हैं। देखो कुछ भी अगर आपको ऐसा लगे जो आपको नहीं याद हो रहा है इस तरीके से लिखो। और तो हिंदी आसान है, पर फिर भी उसमें अगर आप मेहनत करते हैं तो और भी आसान होगी और आपके नंबर कम से कम कटने का चांस है हिंदी में। और हिंदी में मेरे कितने नंबर आए वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। ये बुक थी जो मैंने फर्स्ट ये व्याकरण पढ़ी और 2nd ये वाली थी। और उसके बाद में नई बुक है जो मैं चाहूँगी कि आप लोग भी ऐड कर ले अपनी बुक के अंदर, वो है ये दिशा पब्लिकेशन की 2020 बुक्स, ताकि प्रैक्टिस करने में आपको बहुत आसानी होगी। और मैंने जो प्रैक्टिस की थी मेरे पास ये बुक नहीं थी, तो आप अपनी ये वाली बुक है वो ऐड कर सकते हैं। प्रैक्टिस इससे करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ऑनलाइन हम प्रैक्टिस करते हैं तो ज़्यादा मुझे नहीं लगता आउटपुट निकलता है। मैंने ऑनलाइन प्रैक्टिस की है, बहुत की है, अपना बहुत टाइम दिया था ऑनलाइन प्रैक्टिस में, पर मुझे वो वही बात है, मज़ा नहीं आता था, पर कोई और भी चारा नहीं था मेरे पास जो मैं कर सकूं। और ये मेरा जो रजिस्टर है, इस रजिस्टर के अंदर मैंने हिंदी की शिक्षण विधियाँ लिखी हुई है। देखो ये हिंदी की शिक्षण विधियाँ, और हिंदी की शिक्षण विधियाँ मैंने नोट की थी, वो 2 टीचर हैं जो मैं आपको बताऊंगी। ये तो थी उत्कर्ष से ही, क्योंकि उत्कर्ष का ही कोर्स ले रखा था मैंने उस वक्त, तो ये मैंने वहाँ से नोट डाउन की थी। देख सकते हैं आप ये नोट्स, तो ये आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से मैंने मेरे नोट्स बनाए थे। और अभी मेंस के लिए भी अगर हिंदी की साइकिल मतलब वो पेडालॉजी हमें पढ़नी होगी तो भी मैं इन्हीं रजिस्टरों को वापस रिवाइज करने वाली हूँ। हाँ कुछ नए ज़रूर बुक लाने के लिए मैं सोच रही हूँ, पर फर्स्ट मैं इन्हीं को प्रायोरिटी दूंगी और इन्हीं को करूँगी, और उसके बाद में अगर कुछ आया नई बुक आएगी तो देखेंगे। और इसमें मैंने कुछ और भी नोट्स बनाए थे, मैं एक टीचर भी बता दूंगी आपको, स्क्रीन पे मैं उनका चैनल शो कर दूंगी और उनका नाम भी ऐड कर दूंगी, तो आप लोग वो वहाँ पर भी जाकर हिंदी पढ़ सकते हैं। पहले वो क्या करते थे कि जब यूट्यूब पर नया नया क्रेज़ था, नए नए टीचर आए थे सभी लोग यूट्यूब पर, तो वो सारी क्लासें यूट्यूब पर कराते थे अच्छे से, और अब शायद उन्होंने अपने उन्हीं वीडियो को प्राइवेट कर दिया है और अब वो सिर्फ अपना कोर्स बेचते हैं। तो वो टीचर अच्छे थे। मैंने जो मेरी हिंदी स्ट्रॉन्ग हुई थी, जो हिंदी मुझे अच्छे से आने लगी थी, वो उन्हीं की वजह से आने लगी थी, इसलिए मैं उन टीचर को ये नहीं कहूँगी वो। ये देखो कक्षा 9 से 12 तक भाषा शिक्षण एमएलपी ये भी, और मैंने कुछ चीज़ें है ना मतलब ऑनलाइन भी चैप्टर 2 जो ऑनलाइन बुक होती है ना साइट वगैरह पर होती है, तो वो एक बुक थी जो मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ की थी, पर वो हिंदी पेडालॉजी से रिलेटेड ही थी और मैंने उस बुक को वहाँ से नोट डाउन किया था। कुछ टॉपिक मैंने वहाँ से भी नोट डाउन किए थे क्योंकि उस वक्त थोड़ा सा वक्त भी था। तो ये वापस शिक्षण विधियाँ शुरू हो गई है। यहाँ पे 1-2 टीचर की शिक्षण विधियाँ थी, क्योंकि उत्कर्ष में भी 2 टीचर करवाते थे, तो पहले टीचर का खत्म हो जाता है तो फिर दूसरे वाले कराते थे, तो मैंने वो भी नोट डाउन की थी। क्योंकि जब आपके पास टाइम होता है, आप पहले कोई कोर्स परचेज कर लेते हो, वैकेंसी नहीं आती है, तब आप नोट डाउन भी कर सकते हो आसानी से और उनको रिवीजन भी अच्छे से कर सकते हो किसी भी मैटर को। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप कुछ भी पढ़ना चाहो तो वैकेंसी आने से पहले ही करो तो वो बेहतर होता है। ये मेरी पूरी हिंदी शिक्षण की है। और यहाँ पर मैं उन टीचर की भी बता दूँ जिनका मैंने एक वो
100 रुपये में या 99 में जब से एग्ज़ाम के नज़दीक उन्होंने एक अपना कोर्स लॉन्च किया था, वो मैंने लिया था। और ये शायद उसी की शिक्षण विद्या चल रही है। देखते हैं, मैंने नाम वगैरह तो मैं लिखती हूँ कि मैं ये टीचर का स्टार्टिंग में नोट कर रही हूँ। हाँ, या जो हिंदी का मैं बता रही हूँ आपको मैम, वो है सुमन लता यादव हिंदी की। इनकी एक ओल्ड अगर क्लासें देखोगे ना, बहुत पुरानी क्लासें, तो वो उत्कर्ष के अंदर इन्होंने एक पढ़ाया है, एसआई के लिए शायद पढ़ाया था इन्होंने, तो आपको मिल जाएंगी। और इनका चैनल खुद का है जहाँ से मैंने हिंदी व्याकरण और मतलब मैटर भी उन्होंने समझा दिया था उस वक्त, और ये क्वेश्चन भी करवाते थे, तो मैं दोनों इन्हीं से कवर करती थी वहाँ पर। और ये मैंने जो कोर्स लिया था उस वक्त उन्होंने शिक्षण विधियों का सिर्फ तो शिक्षण विधियाँ करवाई थी, जो मैंने यहाँ पे नोट डाउन की है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, शिक्षण विधियों में कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो आपको अच्छे से क्लियर नहीं होते, फिर एक टीचर की ज़रूरत पड़ी जाती है। तो इसलिए वही है कि किसी भी एग्ज़ाम को देने के लिए हम रिस्क नहीं लेना चाहते, वो चाहे 1 नंबर का हो, एक टॉपिक का हो, किसी भी चीज़ का हो, तो वो रिस्क ना लेते हुए मैंने कोर्स लिया था। और ये यहाँ मैंने नोट डाउन किया था। और एक टीचर और वो भी उत्कर्ष के सर हैं, और मैंने अपने जो व्याकरण के नोट्स बनाए थे उनसे बनाए थे। उसके बाद मुझे ये में मिली थी, तो वो सर है, उन सर की भी पिक्चर या कुछ मैं ना डाल दूँगी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। यूट्यूब पर ही पढ़ाया था उन्होंने। और जब मैंने उत्कर्ष का कोर्स लिया था उस वक्त वो उत्कर्ष में भी पढ़ाते थे, फिर पता नहीं उनकी जॉब लग गई या ट्रांसफ़र कुछ हो गया, तो वो वहाँ से चले गए थे, ऐसा कुछ था। बस ये यहीं तक है। इसके बाद ये व्याकरण शुरू होती है यहाँ से, मतलब ये प्रॉपर मेरा हिंदी का है, इसमें कोई भी टॉपिक छूटा हुआ नहीं है, कुछ भी इधर उधर हुआ नहीं है। और एक नितिन सर के नाम से भी है, स्टडी 20 ऐसे कुछ नाम से उनका चैनल है, और उनके चैनल से मैं सिर्फ प्रैक्टिस करती थी, वो प्रैक्टिस करवाते थे, तो उनके चैनल से मैंने प्रैक्टिस की है बहुत ज़्यादा। तो आपको वो चैनल भी मैं स्क्रीनशॉट या कुछ शेयर कर दूँगी, लिंक वगैरह, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इस तरीके से देखो, मेहनत तो करनी पड़ेगी, लिखना तो पड़ेगा ही। और अभी भी मैं इनको पढ़ती हूँ तो मुझे ऐसा नहीं लगता ये बहुत ओल्ड है या मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है इस तरीके से। यहाँ पर ये है कि अगर आप नहीं पढ़ोगे तो वो थोड़ा धुंधला हो जाएगा आपको। वो हम कंटिन्यू पढ़ते हैं। मेरे को काफ़ी टाइम हो गया, मेंस जो पिछली बार वाली हुई थी उस वक्त मैंने दिया था, तो 1.5 साल हो ही गए हैं, क्योंकि पिछले इसी साल में जॉइनिंग वगैरह हो रही थी, तो रिज़ल्ट वगैरह आया था, तो एग्ज़ाम को भी हो गया है 1.5 साल से ऊपर ही हो गए हैं इनको पढ़े हुए। तो अभी मैं इनको निकाल रही हूँ, वापस धीरे धीरे इनको पढ़ना शुरू करेंगे। तो ये थी मेरी हिंदी की। तो ये थी मेरी हिंदी की बुक्स। और अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि रीट मेंस कब होगा, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होंगे मेरी तरह जिनकी पात्रता क्लियर है और जो मेंस की प्रिपरेशन की सोच रहे हैं या कर रहे हैं, तो वो अभी कैलेंडर को देखते हुए वो ये सोच रहे होंगे कि अभी रीट मेंस कब होगी। तो मैं यही कहूँगी, हमें अपनी पढ़ाई करते रहना है, चाहे वो 25 में या 26 में। हमें अपने आप को इस काबिल बना लेना है कि इस बार कुछ भी हो जाए, हमें पीछे नहीं हटना है। सिलेक्शन के साथ में अच्छी खासी रैंक लाने की भी हमें सोचनी चाहिए, क्योंकि जब तक वैकेंसी नहीं आती है बहुत टाइम है। अच्छे से पढ़ो, जितना अच्छे से पढ़ सकते हो उतने अच्छे से हमें पढ़ना चाहिए। इसीलिए बस पढ़ाई नहीं छूटनी चाहिए। होगी एग्ज़ाम तो होगा ही, प्री होगी तो मेंस भी होगी उसके लिए। तो बिना टेंशन के बस पढ़ते रहो। ये मैं सोचूंगी कब होगी, क्योंकि मैं इतने वक्त से बिल्कुल भी नहीं सोच रही हूँ कब होगा एग्ज़ाम। बस मैं ये सोच रही हूँ मुझे जो नहीं आता है वो मुझे सीखना है, चाहे वो रीट मेंस के लिए हो या जो DSSB की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ उसमें हो। देखो, अगर हम कोई भी चीज़ पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं तो कुछ इंटरेस्टिंग आपको करना भी होगा बीच में। अगर आप कोई ऐसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसके बारे में मतलब कोई न्यूज़ नहीं आ रही है, कुछ खबर नहीं है, क्या पता कब होगी नहीं होगी, तो या धैर्य रखना होगा, आपको तैयारी करनी होगी। और उसके साथ में एक और ऑप्शन लेके चलिए जिसमें आपको और पढ़ने के लिए इंटरेस्ट भी आए और वो आपको उस एग्ज़ाम से आपको डिस्टर्ब भी ना करे और उसका मैटर भी वहाँ पे काम आए। टीचर बनना है तो टीचर की तरह भी सोचना होगा, बच्चों की तरह धैर्य भी रखना होगा, सब कुछ करना होगा। तो मैंने आपको ये बुक्स बता दी है और 2025 में हो जाएगी एग्ज़ाम, टेंशन मत लीजिए।